इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य पात्र से, जो बचपन में सबका मजाक सहता है, न किसी खास वजह से, शायद इसलिए कि वह दूसरों जितना आकर्षक नहीं दिखता। हर कोई उसे तंग करता है, नज़रअंदाज करता है, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। मगर वक्त के साथ वह लड़का स्कूल का सबसे हैंडसम और लोकप्रिय छात्र बन जाता है। और वही लोग जो उसकी तरफ कभी देखना भी पसंद नहीं करते, अब उसके दोस्त बनना चाहते हैं। मगर ये बदलाव कैसे आया, इसकी पूरी तस्वीर आपको कहानी के अंत तक देखने को मिलेगी। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी की पहली झलक में हम एक लड़के को आईने में खुद को ना पहचानते हुए देखते हैं, जैसे वो खुद से अनजान हो। फिर दृश्य बदलता है और एक मोटा सा लड़का वॉशरूम में कुछ बच्चों द्वारा पीटा जा रहा होता है। वो उसे कुत्ते और सुअर का खाना खाने पर मजबूर करते हैं। एक आवाज़ गूंजती है, ये तो पैदा ही पीटने के लिए हुआ है। घर लौटकर वह लड़का मैगी बनाते हुए कुछ गुनगुना रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे पुकारती है, बड़ी स्नेह भरी आवाज़ में उसका नाम लेती हैं, योंग सुक। वो उसकी तारीफ़ करती हैं और खाने में अंडे भी देती हैं। लेकिन मोटापे के डर से लड़का पीछे हटता है और फिर उन बच्चों की बातें याद करता है। खाना खाते वक्त वह माँ से स्कूल बदलने की बात करता है, ये बहाना बनाते हुए कि वहाँ के बच्चे बहुत होशियार हैं और उसके नंबर गिरेंगे क्योंकि ये बहुत गरीब है। माँ प्यार से जवाब देती है कि स्कूल बदलने से पुराने दोस्त नहीं भुलाए जा सकते। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो एक लड़की से टकराता है और गिर जाता है, मगर लड़की अपने फ़ोन में व्यस्त होती है और वो लड़के की ही गलती बताती है। फिर कुछ बच्चे आकर उस लड़के को चिढ़ाते हैं। फिर फुटबॉल के मैदान में एक लड़का जो खेल में तेज है जानबूझकर उसे गेंद से मारता है। वह गिरता है। तभी एक और पहलवानी में माहिर लड़का आता है और उसे पीटने लगता है, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसका निशाना चूक गया। तभी योंग सुक की माँ वहाँ पहुँचती है और बच्चों को डांटती है। बच्चों की बात होती है, यहाँ छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बुलाकर आया है। योंग सुक अपनी माँ से वहाँ से जाने के लिए कहता है। शाम को घर लौटने पर माँ स्कूल बदलने की बात करती है। अब वह अकेले एक नए शहर में रहने वाला है। नए घर में पहुँचते ही वह आसपास की जगह देखने निकलता है और एक लड़की से टकराकर गिर जाता है। यह बंदा दोबारा लड़की से टकराया। उसे फिर वही पुराना क्लासरूम वाला हादसा याद आता है और वह माफ़ी मांगने ही वाला होता है कि लड़की खुद उससे माफ़ी मांग लेती है। कहती है कि गलती उसकी है, उसी का ध्यान फ़ोन में था। यह सब कुछ नया है, एक नई ज़िंदगी, नया माहौल, नए लोग। और अब वो खुद को बदलने का फ़ैसला करता है। खुद से कहता है, अब मैं भी बदलूँगा और खुश रहूँगा। उसकी आवाज़ में एक पागलपन सी उम्मीद झलकती है। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड जिन सियोक आता है और लड़की जिन योग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब वो जा ही रही होती है, तब योंग सुक मुस्कुरा देता है, मानो उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसकी ये मुस्कान उस लड़की को चिढ़ा देती है, जो वहीं बाजार में उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लोग आसपास इकट्ठा होकर इस मंजर को देखने लगते हैं। कुछ फ़ोटो खींचते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद योंग सुक की आंखें खुलती है। वह सड़क पर गिरा हुआ होता है, आईने में खुद का चेहरा देखता है और पहचान नहीं पाता। तभी उसकी नज़र उसी मोटे लड़के पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वो लड़का वही है, यानी खुद। वो सो जाता है और फिर देखता है कि उसी कमरे में एक नया लड़का, उसकी दूसरी काया, उसकी दूसरी आत्मा उसके बगल में सो रहा है। फिर वह नया लड़का जागता है और मोटे योंग सुक को गहरी नींद में पाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी एक नए शरीर के साथ बदलने जा रही है। अगली सुबह एक सुनहरे बालों वाला लड़का इतराता हुआ घूम रहा है। खुद को बेहद स्टाइलिश समझते हुए वह सुंग से टकरा जाता है और सारे लोग योंग सुक को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब योंग सुक क्लास में दाखिल होता है और खुद का परिचय देता है तो सबकी नज़रें बस उसी पर टिक जाती हैं। हालांकि बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, पर भीतर ही भीतर वह डर से कांप रहा होता है। उसकी नज़र बाईं ओर बैठी लड़की और दाईं ओर बैठे उसी लड़के पर पड़ती है, जिन्हें वह पहले बाजार में देख चुका था। लड़का खुद का परिचय देता है और जब वह लड़की का नाम पूछता है तो वह लड़की हानेल योंग सुक के पास चहकने लगती है। योंग सुक ने फैशन डिज़ाइन का कोर्स चुना है क्योंकि उसके अंक बहुत कम थे। अपने नए शरीर में वह पार्क में टहले निकलता है और गिरने से खुद को एक लंबी छलांग से बचा लेता है, लेकिन इससे वह बेहद थक जाता है। अगली सुबह क्लास में थकावट के कारण वह सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को अपने पुराने शरीर में पाता है जो क्लास में सो गया था। वह खुद को जबरन सुलाने की कोशिश करता है ताकि अपने दूसरे शरीर में जाग सके, लेकिन तभी एक लड़की उसे जगा देती है।
अब वह फैसला करता है कि पहले वाले शरीर में नौकरी करेगा, एक मेडिकल स्टोर में। मालिक से बात करता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि यह नौकरी उसके किसी दोस्त के लिए है। जब वो अपने नए शरीर में वहाँ जाता है तो कुछ मजाक के बाद स्टोर का मालिक उसे रख लेता है और यूंग सुक को वह सब बात याद आता है जो पहले उसे वॉशरूम में भेजा जाता था, इसलिए उसे सारी दवाओं के नाम याद हैं। अंततः उसे नाइट शिफ्ट की नौकरी मिल जाती है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि जब एक शरीर सोता है तब दूसरा जागता है। उसकी क्लास के कुछ छात्र स्टोर पर आते हैं, लेकिन वह उनके आईडी देखकर उन्हें दवा देने से मना कर देता है। लौटते वक्त उसकी मुलाकात उसी बाजार वाले लड़के से होती है जो ज़बरदस्ती दवा छीन लेता है। वह लड़का भी योंग सुक नाम के टैग लगाए होता है, लेकिन दोनों की शक्लों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल में वह लड़की की मदद करने आया था, लेकिन फिर उसे वहीं स्टोर में पीटा जाता है और लोग एक बार फिर वीडियो बनाने लगते हैं। सबके जाने के बाद योंग सुक फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे पुरानी बुलियों की बातें याद आती हैं जो लोग उसे बुली किया करते थे, ये कहकर कि तू सिर्फ मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है और ज़िंदगी भर मार ही खाएगा। उसी क्षण उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ बूढ़ी थी और पैसों के लिए दिन रात मेहनत भी करती थी। सुबह के समय लोग योंग सुक को एक बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं जिसे जिन योक ने मारा था। वह जिन योक जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। जब जुंग सोक ये बात करता है तो जिन योक गुस्से में तिलमिला उठता है। जिन सोक ने ये बात कही थी कि किसी को किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जिन सोक जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है उसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जिन सोक पर हमला करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सुनहरे बालों वाला लड़का जिन योक का हाथ पकड़ लेता है। खुद को छुड़ाकर जिन सोक सीधा योंग सुक के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि योंग सुक उसका पंच देख और समझ पाता है। वो बचपन से इतनी बार पीटा गया है कि वो हर घूंसे को पढ़ लेता है। बस पहले उसका शरीर जवाब नहीं दे पाता था, मगर अब अपने नए शरीर में वह न सिर्फ जिन सोक के द्वारा लगाए हुए मुक्कों से बचता है बल्कि उसको हाजिर जवाबी हमला भी देता है। जिन सोक भीतर ही भीतर डर से कांप रहा होता है। इस पूरे वक्त में लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं और योंग सुक को अपने अतीत के सारे अपमान याद आ जाते हैं। उसका गुस्सा उभर आता है। इस बीच वास्को भाई, जिनकी पहचान है कि वे कमज़ोरों से मोहब्बत करते हैं और समझदारों का सम्मान करते हैं, योंग सुक की बढ़ती चर्चा सुनते हैं। फिर हमें योंग सुक अपने पहले शरीर में दिखता है, एक पतले लड़के के पीछे भागता हुआ जिसे मेडिकल स्टोर से कुछ चुराया है। पतला लड़का तेज है जबकि योंग सुक का शरीर भारी। दोनों में धक्का मुक्की होने लगती है और लोग वीडियो बनाते हैं। तभी वास्को भाई वहां आ जाते हैं और उनका रौब देखकर सब तुरंत भाग खड़े होते हैं। अगले दिन वही पतला लड़का स्कूल जाता है और वास्को भाई सबको चेतावनी देते हैं कि नए लड़के योंग सुक से कोई पंगा ना ले। क्लास में योंग सुक वास्को भाई के बारे में पूछता है तो एक लड़की बताती है कि वास्को भाई कमज़ोर लोगों से बेहद लगाव रखते हैं और जो अक्लमंद है उसे इज्जत देते हैं। जब वास्को भाई अपनी टोली के साथ क्लास में आते हैं, योंग सुक चौंकते हुए उनका नाम बुदबुदाता है। अगले दिन वास्को भाई बदला लेने के इरादे से योंग सुक के सामने आते हैं। उन्होंने कुछ गलत ही समझ लिया था, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और उस पर हमला करते हैं। अब तक कोई भी वास्को की पकड़ से बच नहीं पाया था, लेकिन योंग सुक काफ़ी आसानी से उनका हाथ हटा देता है और कहता है, मैंने तो कल आपसे मुलाकात की थी। दोनों जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक लड़का पापागी बीच में आकर मामला शांत कर देता है। 3 और लड़के भी दोस्ती की बातें करते हुए पास आते हैं और योंग सुक को पहली बार लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। स्कूल के बाद एक पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं। वहाँ योंग सुक पहली बार बियर और बिस्कुट जैसे माहौल में खुद को पाता है और सोचता है कि दोस्ती वाकई अजीब लेकिन सच्ची है। एक लड़की उसकी टी शर्ट की तारीफ़ करती है, लेकिन कहती है कि थोड़ी बड़ी लग रही है। योंग सुक मुस्कुराकर बताता है कि ये उस लड़के की है जो उसके साथ रहता है। उसी वक्त जिन सोक भी पार्टी में पहुंचता है और योंग सुक की ओर घूर कर देखता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि योंग सुक घर में अकेला रहता है और उसके साथ एक लड़का है जो स्कूल छोड़कर रात में काम करता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि भाई ये बंदा कैसे लड़के के साथ रहता है। फिर हानिल, वही लड़की जो अक्सर जिन सोक के साथ रहती है। योंग सुक कहता है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, मानो जैसे कपल हो। ये बात सुन के जोश में भरे हुए जिन सोक चिल्लाता है, तू तो कमाल का बंदा है यार।
दोनों नशे में झूमते हुए दोस्त बन जाते हैं और बात करते हैं कि जब जिन सुक और युंग एक साथ हों तो वास्को से डरने की क्या ज़रूरत है। तभी कोई जिन सुक को पतले लड़के की लड़ाई का वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में फ़ोन एक हाथ से पकड़ लेता है। युंग सुक का ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें उसी की लड़ाई कैद थी। तभी युंग सुक अचानक बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो खुद को अपने पुराने मोटे शरीर में पाता है, जो जबरन दोबारा सोने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। इसलिए दौड़ता हुआ उसी पार्टी में अपने पहले शरीर में पहुंचता है। वहां वो अपने आप को युंग सुक का दोस्त बताता है। उसे देखकर तो हर कोई चौंक जाता है। वो कहता है, मैं युंग सुक को लेने आया हूँ। जिन सुक पूछता है कि वो हर बार रात में ही क्यों मिलता है। इसके बाद युंग सुक अपने दूसरे शरीर को बाहर से ले जाकर पंच मारने की प्रैक्टिस करता है। वह देखता है कि मोटा लड़का कैसे हाथों को गालों के पास रखता है, पैरों को फैलाकर शरीर का भार कूल्हों पर रखता है, फिर एक कदम आगे बढ़ाकर सीधा पंच मारता है। इस पंच से वो 892 पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनाता है। फिर युंग सुक भी प्रैक्टिस करता है। इस बार वह शरीर का भार कंधों की ओर खिसकाकर पंच करता है। यह सब वास्को भाई चुपचाप देख रहे होते हैं और देखते हैं कि युंग सुक का पंच पंचिंग बैग तक को फाड़ देता है। युंग सुक तो वहाँ से जा चुका था और अब वास्को भाई भी ट्राई करते हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड 910 पॉइंट्स का बनाते हैं। अगले दिन जब युंग सुक पतले लड़के से मिलता है, उसे डिनर पर बुलाता है। कुछ समय बाद युंग सुक की माँ उसके घर आती है और नए शरीर से मिलती है। जब वो पूछती है तो लड़का बताता है कि किराया कम करने के लिए वो साथ रहते हैं। माँ कुछ बताना चाहती है तो युंग सुक उन्हें बाहर डिनर पर ले जाता है। माँ कहती है कि लोग उसे हर जगह घूरते हैं, शायद जलन के मारे, और ये भी बताती है कि कभी इतनी महंगी जगह नहीं आई थी। कॉफ़ी शॉप में युंग सुक की माँ कहती है कि उनका बेटा बिल्कुल उसके जैसा दिखता और साथ ही अपने बेटे के स्कूल में सताए जाने की कहानी भी साझा करती हैं। और बगल में ही वास्को भाई बैठे ये सारी कहानी सुन रहे होते हैं। उन्होंने पिछली रात ही देखा था कि कैसे वो मोटा लड़का इस पतले लड़के को उठाकर घर की ओर ले जा रहा था और ये लड़का तो नशे में धुत था। और जब ये दोनों कैफे से बाहर आते हैं तो युंग सुक की माँ युंग सुक को पैसे देती है, ये बोलकर कि ये पैसे वो उसके बेटे को दे दें। और कैफे के अंदर से वास्को इस लड़के को वह पैसे लेते हुए भी देखता है। अब इस सब से तो वास्को का शक और भी गहरा हो जाता है। वह बाहर युंग सुक को रोकता है, अपशब्द कहता है और फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर लड़ाई शुरू कर देता है। उसकी गलतफहमी होती है कि युंग सुक ने मोटे लड़के का फ़ायदा उठाया है और उसकी माँ के बारे में गलत बातें की है। वास्को गुस्से में आकर युंग सुक से पैसे की मांग करता है, न कि वो रकम वो मोटे लड़के को दे सके जो उसकी माँ ने दी थी। लेकिन युंग सुक इस पूरे मामले को गलत समझ लेता है और पैसे देने से इनकार कर देता है, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। युंग सुक हर पंच से बचते हुए पूछता है कि जब हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं तो वो उसे क्यों मार रहा है। लेकिन वास्को बार बार पैसे मांगता रहता है और आखिरकार उसकी पीठ में सीधा मुक्का जड़ देता है, जिसे युंग सुक दोनों हाथों से रोकता है। वह अपने पैरों को थोड़ा खोलकर गालों के पास रखते हुए शरीर का भार कूल्हों पर केंद्रित करते हुए और फिर एक पैर आगे बढ़ाकर सीधा पंच मारता है। इस वार से वास्को नीचे गिर जाता है। वास्को मानता है कि युंग सुक एक टाइमिंग बेहतरीन था और वहीं वास्को का रिएक्शन टाइम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो एक घूमती हुई कोहनी के वार से हार जाता है। उसी रात मेडिकल स्टोर पर मोटे लड़के को देखा जाता है, वो जहाँ वास्को आता है और उसे प्रेरणा देता है, उसके अंदर की ताकत को पहचानने की बात करता है। मोटा लड़का पुशअप्स लगाने लगता है और तभी एक सुंदर लड़की आती है जो स्टोर से एक प्रोडक्ट लेती है और उसे टिप देकर वर्कआउट पर चली जाती है। उसे देखकर वह क्रंचिस करने लगता है। रात में जो होंग भी नजर आता है और अगली सुबह पतले लड़के को फिर देखा जाता है। यह होंग, जो कि एक पीले बालों वाला लड़का है, उसके नए फैशनेबल कपड़े देखकर कुछ बच्चे, जिनमें जिनस याग भी शामिल है, ये सब उसे चिढ़ाने लगते हैं। क्लास में सभी जय होंग की नई रिंग और लिमिटेड एडिशन घड़ी की तारीफ करते हैं। जिन सोक तंज कसते हुए कहता है कि जय होंग सिर से लेकर पांव तक इतने महंगे ब्रांड्स पहनता है जो किसी के और की बस की बात है ही नहीं, कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। युंग सुक क्लास में दाखिल होता है और सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लड़के पीछे से उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच एक बंदे का मैसेज आता है। उस बंदे को वास्को बताता है कि वो ठीक है, बस उसकी फ़ोन का स्क्रीन टूटा है। बाद में कुछ बच्चे एक मोटे लड़के को परेशान करते हैं और तभी युंग सुक बीच में आता है और झगड़ा लगभग शुरू हो जाता है। पर तभी टीचर्स आकर सबको रोक लेते हैं।
योंग सुक मोटे लड़के की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो थोड़ी देर हिचकिचाकर बिना कुछ कहे चला जाता है। क्लास में जय होंग भी नोट करता है कि योंग सुक की ड्रेसिंग सेंस कितनी शानदार है, जबकि वो खुद फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ते हुए भी पुराने कपड़े पहनता है। बाद में मेडिकल स्टोर वाली लड़की दोबारा आती है और मोटे लड़के को एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रोडक्ट के बारे में पूछती है, उसे गुड लुकिंग कहती है और हमेशा की तरह कुछ न कुछ देकर चली जाती है। स्कूल की लंच ब्रेक में योंग सुक मोटे और पतले दोनों लड़कों के साथ बैठकर खाना खाता है। मोटा लड़का पूछता है कि वह उनके साथ क्यों बैठा है, तो योंग सुक कहता है कि वह दोस्त बनाना चाहता है। शायद हम तीनों में कुछ समानताएं हों, लेकिन मोटे लड़के को यह तुलना पसंद नहीं आती। उसी रात सड़क पर 4 नए लड़के योंग सुक को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे होते हैं। घर लौटते समय योंग सुक जय होंग से टकराता है और उसके हाथ में उपहारों से भरा बैग देखता है। योंग सुक पूछता है कि जय होंग को कैसे पता चला कि आज उसका जन्मदिन है। वह उपहार स्वीकार करने में संकोच करता है, लेकिन जय होंग का धन्यवाद करता है और कहता है कि उन्हें रख सकता है। जय होंग मुस्कुराकर कहता है कि चलो। फिर दोनों मिलकर एक गिफ्ट फेंक देते हैं। योंग सुक हल्का इमोशनल होकर बताता है कि उसकी माँ के अलावा आज तक किसी ने उसको कोई उपहार नहीं दिया। जब जय होंग गाड़ी में ढेर सारे कपड़े और गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तो गलती से उसकी गाड़ी उन 4 लड़कों से टकरा जाती है जो पहले योंग सुक पर हमला करने की योजना बना रहे होते हैं। उधर अपने पुराने शरीर में योंग सुक गिफ्ट में मिले नए कपड़ों को देखता है और उनकी तारीफ करता है। अगले दिन जब जय होंग क्लास में आता है तो उसकी फैशन सेंस और लग्जरी ब्रांड्स सभी को चौंका देती है। एक लड़की जब योंग सुक की ड्रेस की तारीफ करती है तो वह बताता है कि यह सब उसे एक दोस्त ने गिफ्ट में दिया है, लेकिन नाम नहीं बताता। उधर बच्चे एक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। मोटा बच्चा गीत गाने की प्रैक्टिस करता है, वहीं क्लास का एक और लड़का ऑडिशन के लिए रैप लिखता है, लेकिन फिर से बदमाश बच्चों का शिकार बन जाता है। बाद में मोटा लड़का अपनी दादी की दुकान पर जाता है, जहां वही बच्चे उससे दोबारा परेशान करने आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो उसकी दादी को देखते हैं उनका व्यवहार बदल जाता है। दादी प्यार से उन्हें मुफ्त में खाना देती हैं और पैक भी करके देती हैं। फिर भी वे बच्चे बाहर जाकर खाना फेंक देते हैं। अगले दिन वे क्लास में उसी बच्चे का अपमान करते हैं, उसकी दुकान का मजाक उड़ाते हैं और उसका ऑडिशन फॉर्म भी फाड़ देते हैं। ये सब देखकर योंग सुक को एहसास होता है कि चाहे वो कहीं भी जाए, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार वह चुप नहीं रहता। योंग सुक सामने आता है और उन बदमाशों का सामना करता है। जय होंग भी उसका साथ देता है और अब उनके साथ जिन सॉन्ग भी आ जाता है और ये कहता है कि ऐसे समय में बच्चों का साथ देना ही असली मर्दांगी है। और वसाई से वो कहता है तो अब साथ बैठकर खाएं या फिर लड़ें, क्योंकि वो अब अपने विरोधियों को अच्छी तरह से पहचानता है। गुस्से में एक लड़का अपने खाने को लात मारकर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। योंग सुक और उसके दोस्त वास्को से उस दिन के लिए माफ़ी मांगते हैं। वास्को पूछता है कि योंग सुक ने उस लड़की की मदद क्यों की, तो वो कहता है कि वो दूसरों को ऐसे अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। वास्को फिर सवाल करता है कि जब उसका अपने दोस्त पहले पिट रहा था तब उसने कुछ क्यों नहीं किया। वह योंग सुक को ड्रामा बंद करने के लिए कहता है। इसके बावजूद बाकी सभी बच्चे योंग सुक को हीरो मानते हैं। घर पहुंचकर योंग सुक ऑडिशन फॉर्म उठाता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। वह सब याद करते हुए सो जाता है और फिर अपने पुराने शरीर में सक्रिय हो जाता है। अगले दिन योंग सुक मोटे लड़के से मिलता है और उसे ऑडिशन पेपर देता है, लेकिन वह उसे डांट देता है अपना और उस लड़के का कंपैरिजन करते हुए। बाद में योंग सुक और उस लड़के की मुलाकात दोबारा होती है। अब मोटा लड़का रोते हुए कहता है कि वो उसके साथ फेस्टिवल में परफॉर्म करे। इस प्रस्ताव से योंग सुक बहुत खुश हो जाता है। अब योंग सुक मोटे लड़के के घर जाता है और दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। योंग सुक तो दिन रात मेहनत करता है और अपनी दोनों बॉडी में प्रैक्टिस करता है। इससे योंग सुक के गले में खराश आ जाती है, लेकिन तभी वो हार नहीं मानता। एक दिन वो मेडिकल स्टोर पर भी इसी तरह प्रैक्टिस जारी रखता है। वहाँ पर वही लड़की दोबारा आती है और वो उसे गाने के लिए शुभकामनाएं देकर फिर कुछ न कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। प्रतियोगिता नज़दीक आने पर योंग सुक को घबराहट महसूस होने लगती है। पास ही वास्को भाई भी कुश्ती लड़ रहे होते हैं। तभी योंग सुक को मेडिकल स्टोर वाली लड़की दिखाई पड़ती है। वो लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह फेस्टिवल देखने आई है, लेकिन लड़की हैरानी से पूछती है कि तुम हो कौन, क्योंकि इस शरीर में उसने कभी उससे मुलाकात नहीं की थी। अब योंग सुक और उसके बॉडीगार्ड के बीच में हाथापाई होने लगती है और यहाँ पे वास्को भाई भी आ जाते हैं।
अब यहाँ पे हाथापाई के बाद जब ये दोनों अपनी परफॉर्मेंस के लिए अंदर स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ पे होस्ट उन दोनों को अलग प्रजाति का प्राणी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर भीड़ हंस पड़ती है। तब भी वो दोनों डटे रहते हैं, गाना शुरू करते हैं दर्शकों की जोरदार तालियों और म्यूजिक के साथ। बट जोंगसुक डर से अजीब सी आवाज़ निकाल देता है, उसे लगता है कि वो स्टेज के लिए बना ही नहीं है। तभी वो मोटा लड़का आगे आता है और रैप शुरू कर देता है। उसकी दमदार आवाज़ और प्यार की गहराई, हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए उसकी आवाज़ भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह सबको प्रेरित करती है कि वो अपने जज्बात गानों के जरिए जाहिर करें। जोंगसुक भी खुद को समेटकर पूरी भावनाओं के साथ अपनी माँ को याद करते हुए गाता है। उन दोनों की जुगलबंदी ने ऐसा समा बांधा कि पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रहा। गाना खत्म होने पर तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठा। भीड़ लगातार उन्हें चीयर करे जा रही थी। इसी दौरान एक आदमी स्टेज पर आता है और जोंगसुक को अपना बिजनेस कार्ड देता है और ग्रुप बोंडा को नज़रअंदाज कर देता है। ये ग्रुप बोंडा उन्हीं 3 लड़कों का ग्रुप है जो कि उस मोटे लड़के को परेशान किया करते थे, जो कि जुनसोक का पार्टनर है। वह योंगसुक से सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, लेकिन योंगसुक दोनों के लिए एक शर्त रखता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें उसका पार्टनर भी शामिल होगा। और उसी समय एक सेलिब्रिटी कार से उतरता है, एकदम स्टार की तरह चमकता हुआ। बाद में मेडिकल स्टोर वाली लड़की उनकी परफॉर्मेंस का वीडियो बनाती है और कहती है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है। दोस्तों, ये था लुकिज्म सीजन 1 का रिकैप। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।